जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अंकित है और फैसेट्स ऑफ यूपीएससी में आपका स्वागत है। दोस्तों, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री के पार्ट 1 को डिस्कस कर रहे थे और ये हमारा आखिरी अध्याय है थीम 4 थिंकर बिलीफ्स एंड बिल्डिंग, जिसमें हम कल्चरल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। और ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिविल सर्विसेज 2023 में भी यहाँ से क्वेश्चन आया है और सीडीएस एनडीए जैसे कई परीक्षाओं में बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। तो उन सभी सवालों को भी हम साथ में सॉल्व करेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं और ये इस चैप्टर का दूसरा लेक्चर है। तो हमने इस चैप्टर में काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट कवर किया था। एक क्विक रिकैप कर लेते हैं 2 मिनट के अंदर। देखिए, अगर सांची की हम बात करें तो सांची के अंदर, जैसा कि हम सबको पता है, मध्य प्रदेश में है। और किस तरीके से सांची जो है ये काफ़ी वर्ल्ड फेमस है अपने स्तूपाज के लिए। और एक बुक के बारे में मैंने आपको बताया था, ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री ऑफ भोपाल, और ये लिखी गई है। असल में ये जो बुक है इसका नाम है ताजी उल इकबाल तारीख भोपाल, यानी हिस्ट्री ऑफ भोपाल, जो कि लिखी गई है नवाब ऑफ भोपाल शाहजहां बेगम के द्वारा। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बन सकता है। बिकॉज पहले भी सीडीएस के, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करोगे सीडीएस सीएपीएफ के, तो काफ़ी सारे सवाल ऐसे बुक्स के ऊपर पूछे गए हैं। इसके बाद हमने डिस्कस किया काफ़ी कुछ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये निकल करके आई कि कुछ हमने टर्म्स देखे, जैसे राजसूय, अश्वमेध, ये भी इंपॉर्टेंट बनते हैं और इनसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद एक वर्ड और था कुटाग्रशाला, ये भी एग्जाम से पूछा जा सकता है। तो इसे आप कुटिया से ध्यान रखेंगे कि एक हट होता है जिसमें पॉइंटेड रूफ देखने को मिलता है, जहाँ पे जो मेंडिकेंट्स हैं ये रुकते हैं, ठहरते हैं। इसके बाद वेदों की अथॉरिटी पर क्वेश्चन किया गया काफ़ी सारे टीचर्स के द्वारा, जिनमें महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध शामिल हैं। इसके बाद हमने छांदोग्य उपनिषद पर बात की, और छांदोग्य उपनिषद में किस तरीके से ट्रू सेक्रीफाइस के बारे में बताया गया है और सेल्फ के नेचर के बारे में बताया गया है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी थी कि गौतम बुद्ध के कोई भी स्पीच को उनके जीवन काल के दौरान नहीं लिखा गया है, बाद में ये चीज़ें कंपाइल की गई। और इनमें नाम आता है त्रिपिटक का। त्रिपिटक का मतलब 3 बास्केट होता है। विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सुत्त पिटक, ये इसके 3 अध्याय हैं। अगर विनय पिटक की बात करें तो रूल्स और रेगुलेशन है, किस तरीके से जो मोनेस्टिक ऑर्डर है उनमें चीज़ें चलेंगी। और अगर सुत्त पिटक की बात करें तो सुत्त का मतलब सूत्र है, यानी गौतम बुद्धा की टीचिंग्स। और अगर अभिधम्म पिटक की बात करें तो ये फिलोसॉफिकल मैटर्स के साथ डील करता है। इसके बाद हमने फेटलिस्ट और मेटलिस्ट को देखा। तो फेटलिस्ट में अगर हम बात करें मक्खली गौसाल की, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अजित केशंबकलीन, ये मेटलिस्ट फिलोसॉफी से जुड़े हुए हैं। और फेटलिस्ट की अगर हम बात करें तो ये बिलीव करते हैं फेटलिज्म पे, यानी कि इन्हें लगता है, इस फिलोसॉफी को मानने वाले लोग इस बात को मानते हैं कि सारी चीज़ें पहले ही प्री डिटरमाइंड है और ह्यूमन एफर्ट्स का इन चीज़ों को बदलने में कोई रोल नहीं है। एवरीथिंग इज ऑलरेडी डिसाइडेड। नाउ हम बात करने वाले हैं वर्धमान महावीर जी की। तो क्या मैसेज रहा, और बियॉन्ड वर्ल्डली प्लेजर्स, यानी दुनियादारी के जो वर्ल्डली प्लेजर्स हैं, इनसे बियॉन्ड जो मैसेज हमें देखने को मिलेगा। देखिए, जैनिज़्म की बेसिक फिलोसॉफी नॉर्थ इंडिया में वर्धमान स्वामी के बर्थ से पहले भी एग्जिस्ट करती थी, जिन्हें महावीर स्वामी के नाम से जाना जाता है। और 6th सेंचुरी BCE से पहले भी जो बेसिक फिलोसॉफी है जैनिज़्म की, वो नॉर्थ इंडिया में एग्जिस्ट करती थी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट के फॉर्मेट में ये आपसे पूछा जा सकता है। अब अगर जैना ट्रेडिशन की बात करें तो महावीर से पहले भी 23 टीचर्स रहे हैं, जिन्हें हम तीर्थंकर कहते हैं। तीर्थंकर का मतलब क्या होता है? दोज हु गाइड मैन एंड वुमेन अक्रॉस द रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी एक तरीके से फिलोसोफर कह सकते हैं, टीचर कह सकते हैं तीर्थंकर को। मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया क्या है जैनिज्म का? ये सबको पता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया है कि दुनिया की हर एक चीज़ एनिमेटेड है। इवन जो स्टोन्स हैं, रॉक्स हैं, वाटर हैं, इनमें भी जीवन होता है। और यही रीज़न है कि चूँकि लिविंग बींग्स को नॉन इंजरी करनी है, यानी किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना है, खास करके ह्यूमन, एनिमल, प्लांट और इंसेक्ट को, ये सेंट्रल फिलोसॉफी है जैनिज्म की। अभी रिसेंटली जो पेपर हुआ सिविल सर्विसेज का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पढ़िए आप, देखिए क्या कहा जा रहा है। सोल्स आर नॉट ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल एंड प्लांट लाइफ बट ऑल्सो ऑफ रॉक्स, running water and many other natural objects not looked on as living by the other religious sect. The above statement reflects one of the core belief of which of the following religious sects of ancient India. यानी जो सोल्स है ये ना केवल एनिमल और प्लांट की प्रॉपर्टी हैं, बल्कि जो रॉक्स हैं, रनिंग वाटर है, या बाकी के जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें भी एक तरीके से सोल की बात की जा रही है। यानी जो कोर आइडिया है वो ये है
कि एंटायर वर्ल्ड एनिमेटेड है और रॉक, स्टोन, वाटर इन सभी में जीवन होता है। तो आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली इसका आंसर जैनिज्म है और यह ईजीएस्ट क्वेश्चन था सिविल सर्विसेज के पेपर का। तो अभी देखिए थीम्स एनसीईआरटी जो है ये सिविल सर्विसेज में बहुत ज़्यादा लाभदायक नहीं थी, डायरेक्ट सवाल कम ही देखने को मिलते थे। लेकिन इस बार के पेपर में 4-5 से भी ज़्यादा सवाल थीम्स एनसीईआरटी से देखने को मिले और ये मेजर रीज़न रहा कि अभी हिस्ट्री के अंदर आपको थीम्स एनसीईआरटी भी अच्छे से कवर करनी चाहिए और ख़ास करके जिनमें कुछ अगर मैप वगैरह हैं जो एंशिएंट साइट्स से संबंधित हैं तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, बिकॉज हर साल उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सवाल देखने को मिल रहे हैं। देखिए अगर बात करें जैना टीचिंग्स की तो जो साइकिल है बर्थ और रीबर्थ का ये कर्मा के थ्रू ही सेव्ड होता है। तो अगर साइकिल ऑफ कर्मा से किसी को मुक्ति चाहिए, फ्री करना है, तो इसके लिए एस्केटिज्म और पीनेंस को अपनाना पड़ेगा और ये केवल और केवल वर्ल्ड को रिनाउंस करके ही अचीव किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि जो मोनेस्टिक एग्जिस्टेंस है ये ज़रूरी है सेल्वेशन के लिए यानी मोक्ष के लिए, और अलग अलग फिलोसफी में अलग अलग तरीके से सेल्वेशन को अलग अलग शब्दों में डिफाइन किया जाता है। अगर जैना मॉन्क्स एंड नन्स की बात करें तो इन्हें 5 वोज लेने पड़ते हैं। टू एब्सटेन फ्रॉम किलिंग यानी किसी भी तरीके की वायलेंस नहीं होनी चाहिए, स्टीलिंग यानी चोरी नहीं करनी है, लाइंग यानी झूठ नहीं बोलना, ऑब्जर्व करना है सेलिबेसी को और एब्सटेन करना है प्रॉपर्टी रखने से। ना बात करते हैं स्प्रेड ऑफ जैनिज्म की, तो ग्रेजुअली जैनिज्म भी भारत के अलग अलग हिस्सों में स्प्रेड किया और बुद्धिज़्म की तरह ही जैन स्कॉलर ने भी बहुत सारे लिटरेचर्स लिखे, उन्हें कंपाइल किए और जो अलग अलग भाषाओं में देखने को मिलते हैं जिनमें प्राकृत, संस्कृत और तमिल मुख्य रूप से शामिल हैं। सेंचुरीज तक जो मैनोस्क्रिप्ट रहीं इन्हें प्रिजर्व करके रखा गया लाइब्रेरीज में जो कि टेम्पल से अटैच्ड होते थे। सम ऑफ अर्लीस्ट स्टोन स्कल्पचर्स की बात करें तो ये रिलीजियस ट्रेडिशन से संबंधित हैं और जैन तीर्थंकर के डिवोटीज के द्वारा प्रोड्यूस किए गए और बहुत सारे जगहों में इन्हें रिकवर किया गया इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। ना हम बात करते हैं बुद्धा की और एनलाइटनमेंट को लेकर के उनके प्रयास की। देखिए अगर वन ऑफ द इन्फ्लुएंशियल टीचर्स की बात करें तो ऑब्वियसली गौतम बुद्ध हैं और सेंचुरीज तक उनके मैसेजेस को इंडियन सबकॉन्टिनेंट में फैलाया गया अलग अलग रूपों में, जिनमें सेंट्रल एशिया टू चाइना, कोरिया एंड जापान एंड थ्रू श्रीलंका, अक्रॉस द सीज टू म्यांमार, थाईलैंड एंड इंडोनेशिया, यानी कंप्लीट एशिया में ही अगर आप देखें तो लाइट ऑफ एशिया, द लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाने जाते हैं गौतम बुद्ध। अब देखिए बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में हमें कैसे पता चलता है, तो इन्हें रिकंस्ट्रक्ट किया गया बहुत ही ध्यान से एडिटिंग के द्वारा, ट्रांसलेट करके चीज़ों को और बुद्धिस्ट टेक्स्ट को एनालाइज करके जो मेंशन किए गए हैं। हिस्टोरियंस ने भी प्रयास किया है कि जो डिटेल्स लिखी गई हैं उनके हेजियोग्राफीज़ में। हेजियोग्राफी क्या होती है? हेजियोग्राफी का मतलब होता है बायोग्राफी ऑफ अ रिलीजियस लीडर या सेंट, और हेजियोग्राफी में जनरली सेंट्स की अचीवमेंट्स पर बात की जाती है। तो बहुत सारे हिस्टोरियंस ने प्रयास किया है कि हेजियोग्राफी को अच्छे से समझा जाए और बहुत सारे तो बाद में लिखे भी गए, या इवन बुद्ध के समय के बाद सेंचुरी वगैरह के बाद भी बहुत सारी चीज़ें इन गौतम बुद्ध से संबंधित मेमोरीज़ को प्रिजर्व करके रखी गई और उन्हें लिखा गया। अब अगर इन ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग हम देखें तो सिद्धार्थ, और जिस तरीके से गौतम बुद्ध के बचपन का नाम हमें पता है सिद्धार्थ होता है, ये सन है चीफ ऑफ साइके क्लेन के। ये बात ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, किस क्लेन से संबंधित हैं गौतम बुद्ध, तो साइके क्लेन से। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। और जैसा कि ये पैलेस में होते हैं, महलों में होते हैं, बट इन्हें हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ के बारे में कम पता होता है। और एक दिन जब वो अपने चैरोटियर्स के साथ सिटी का भ्रमण करते हैं तो उस टाइम पे अपनी फर्स्ट जर्नी के दौरान ये बाहर की दुनिया को देखते हैं और ये बहुत ही डीपली एंग्विश होते हैं जब ये एक ओल्ड मैन को देखते हैं, इसके बाद एक बीमार आदमी को देखते हैं और एक कॉर्प्स को देखते हैं। इसके बाद ये रियलाइज़ करते हैं, जिस मोमेंट के बाद ये रियलाइज़ करते हैं कि ह्यूमन बॉडी यानी मानव जीवन, मानव शरीर का जो डिके होना है या जो डिस्ट्रक्शन है ये एक तरीके से अटल है, इनएविटेबल है। उसके बाद ये एक होमलेस मेंडिकेंट को देखते हैं और इन्हें लगता है फिर कि अगर वो अपने ट्रुथ के प्रयास में सर्च करें, ढूंढें, तो इन्हें मेंडिकेंट का ही पाथ अपनाना पड़ेगा। इनिशियली इन्होंने सत्य की तलाश के लिए बहुत सारे एक्सट्रीम चीज़ों को अपनाया और इनमें एक नियर डेथ तक की सिचुएशन भी बन गई, और बाद में इन्होंने इन एक्सट्रीम मेथड्स को त्यागा और काफ़ी टाइम तक, काफ़ी लंबे समय तक मेडिटेशन के बाद इन्हें फाइनली एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई और इसके बाद से ये बुद्धा द एनलाइटेंड वन के नाम से जाने जाने लगे। और उसके बाद इनका जो संपूर्ण जीवन है ये धम्म यानी जो पाथ ऑफ राइटियस लिविंग है इनके प्रसार में एक तरीके से बीता। ये एक स्कल्पचर है अमरावती की,
जो बुद्धा के महल से डिपार्चर को दिखाती है। देखिए ना, हम बात करते हैं सोर्स 4 की, और सोर्सेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं यहाँ से। तो ये बेसिकली द वर्ल्ड बियॉन्ड द पैलेस यानी महल के बाहर की दुनिया से संबंधित है, और गौतम बुद्ध की टीचिंग्स का क्या प्रभाव पड़ा, इस चीज़ का ये डिस्कशन है। तो अगर हम बात करें बुद्धा की टीचिंग्स को, तो इन्हें इनके फॉलोअर्स के द्वारा कंपाइल किया गया, जिस तरीके से जैनिज़्म के तहत हमने देखा। और इसमें बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो अलग अलग तरीके से आम लोगों को समझ में आई और समझाई भी गई। जैसे अगर हम प्राकृत टेक्स्ट उत्तर ध्यान सूत्र की बात करें, तो उत्तर ध्यान सूत्र में एक क्वीन है, इनका नाम है कमलावती, और ये अपने हस्बैंड को परसुएड करती हैं कि वर्ल्ड को रिनाउंस कर दिया जाए। और ऐसा क्यों? बिकॉज ये इन्हें समझाती है कि भले ही ये दुनिया, ये कंप्लीट दुनिया और कंप्लीट दुनिया की सारे ट्रेजर्स भी आपको मिल जाएं, फिर भी आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे। ये कमलावती कह रही हैं अपने हस्बैंड को। और भले ही और ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएं, इसके बाद भी ये चीज़ें आपको सेव नहीं कर पाएंगी। जब आपकी डेथ होगी तो सारी चीज़ें पीछे छूट जाएंगी, केवल जो धम्मा है यही आपके साथ रहेगा और यही आपको बचा सकता है। जिस तरीके से एक जो बर्ड है ये डिसलाइक करती है केज को, उसी तरीके से मैं डिसलाइक करती हूँ इस वर्ल्ड को। और आई सेड लीव एज अ नन विदाउट ऑफ स्प्रिंग, बिना ऑफ स्प्रिंग के, बिना किसी डिज़ायर के यानी बिना इच्छा के, बिना लव ऑफ गेन के, और बिना ही हेट्रेड के ये जीना चाहेंगी। और जिन्होंने प्लेजर्स को एंजॉय किया है और उन्हें रिनाउंस किया है, और वो उस तरीके से, जिस तरीके से एक पंछी बिल्कुल अनचेक्ड होती हैं अपने फ्लाइट में और बिल्कुल बिना बाधा के उड़ान करती हैं, उसी तरीके से ये जीवन भी चलेगा। अपने लार्ज किंगडम का त्याग करें, और जो सेंसेस की प्लेजर्स हैं उन्हें भी त्याग किया जाए, प्रॉपर्टी से जो अटैचमेंट है इन चीज़ों का भी त्याग हो, और ओपिनियंस वगैरह ऑब्जर्व की जाए। अब देखिए यहाँ पे बताइए कि जो क्वीन के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, इनमें सबसे ज़्यादा कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स आपको कौन से लगे फॉर अ किंग। नाउ हम बात करेंगे द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा की। तो जो बुद्ध की टीचिंग्स हैं इन्हें स्टोरीज़ के थ्रू रिकंस्ट्रक्ट किया गया है, मेनली सुत्त पिटक में। हालांकि कुछ स्टोरीज इनके मिरेक्युलस पावर को यानी चमत्कारी शक्तियों के बारे में भी बात करती है, बट जो मोस्ट ऑफ द चीज़ें हैं वो जनरल रीज़न के थ्रू या किसी भी बात को समझाने के तरीके से देखने को मिलती है, ना कि सुपर नेचुरल पावर के डिस्प्ले से। जैसे एग्जाम्पल भी कई सारे हैं, जैसे हमने भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स ऑलरेडी सुन रखी हैं। एक जो महिला है, काफ़ी परेशान महिला जब पहुँचती है क्योंकि उनका जो पुत्र है, उनके पुत्र की डेथ हो जाती है, इसके बाद ये बुद्ध के पास पहुँचती है। तो इसके बाद फिर वो बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से उसे समझाते हैं कि जो डेथ है ये इनएविटेबल है, अटल है, और किसी भी रूप में फिर उनके सन को दोबारा जीवन में नहीं लाया जा सकता। और ये जो स्टोरी है ये लोकल लैंग्वेजेस में, अलग अलग भाषाओं में नरेट की गई ऑर्डिनरी लोगों के द्वारा भी, ताकि आसानी से इन्हें समझा जा सके। और बुद्धिस्ट फिलोसॉफी के अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड है ये ट्रांजिएंट है, इसके लिए एक खास वर्ड यूज़ की जाती है। इस वर्ड का नाम है अनिका। ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, बिकॉज वर्ड्स के ऊपर, टर्मिनोलॉजी के ऊपर हिस्ट्री में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो द वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट यानी अनिका। अब डायरेक्टली इस वर्ड के ऊपर क्वेश्चन पूछा भी गया है, आगे भी पूछा जाएगा। और इसके बाद क्या है, वर्ल्ड तो ट्रांजिएंट तो है ही, मतलब क्षण भर के लिए है, बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है। ये वर्ल्ड बदल भी रहा है, इट इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, यानी हर पल ये चेंज हो रहा है। और वर्ल्ड जो है एक तरीके से सोललेस है, यानी आत्माहीन है, और जिसके लिए एक खास वर्ड यूज किया जाता है अनंत। अब देखिए ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि जो पाली प्राकृत भाषाएं हैं इनमें संस्कृत के वर्ड्स को ही मॉडिफाई किया जाता है, तो ये अनंत से एसोसिएटेड होगा मे बी। और इसके बाद कुछ भी परमानेंट नहीं है, कोई भी चीज़ इस वर्ल्ड में इटर्नल नहीं है, ना ही दुख इटर्नल है, ना ही सुख इटर्नल है। और अगर ट्रांजिएंट वर्ल्ड की बात करें तो जो सोरो है यानी जो दुख है ये ह्यूमन एग्जिस्टेंस के साथ जुड़ा हुआ है, इट इज़ इंट्रिंसिक टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस। और अगर हम मॉडरेशन के पाथ, जो मिडिल पाथ हम कहते हैं, बुद्धा का मिडिल पाथ, अगर हम इसे फॉलो करते हैं, और ये मिडिल पाथ किनके बीच है, सीवियर पीनेंस के बीच और सेल्फ इंडल्जेंस के बीच, तभी इंसान वर्ल्डली ट्रबल से ऊपर उठ सकता है। एक बात और काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है, दैट इज़ बुद्धा इज साइलेंट अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। अगर आप ईयरलीस्ट फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म में देखें, हालांकि बाद में बहुत अलग अलग रूपों में ये इमर्ज हुई, बट ईयरलीस्ट फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म में आप देखें तो गॉड एग्जिस्ट करते हैं, यानी ये एक तरीके से इरेलेवेंट माना गया, और सुपर नेचुरल जो चीज़ है उसके विषय में बहुत ज़्यादा बात नहीं की गई है।
अब ये सुत्त पीटक का एक एक्सकर्प्ट लिया गया है जिसमें बताया गया है किस तरीके से बुद्धा एडवाइस करते हैं एक वेल्दी हाउस होल्डर को जिनका नाम सिगाल होता है। अब ये स्टोरी तो इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरीके से मैंने देखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसमें एक पर्टिकुलर कैरेक्टर जो किसी स्टोरी से एसोसिएटेड है उसके विषय में सवाल बने हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। वैसे ये बहुत आसान है, जैसे 5 तरीके हैं जिसमें एक मास्टर जो है ये अपने सर्वेंट्स और एम्प्लॉई का ध्यान रख सकता है, उन्हें उनके जो स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग काम दे करके, उन्हें फूड वेजेज इन चीज़ों को सप्लाई करके, सीकनेस में उनका ध्यान रख के और जो डेलिकेसीज़ हैं उनके साथ शेयर करके और लीव वगैरह जो छुट्टियाँ हैं ये समय पर ग्रांट करके। 5 तरीके से क्लेंसमैन को ध्यान रखना चाहिए समन और ब्राह्मण्स के नीड का। देखिए समन वर्ड इंपॉर्टेंट है, संस्कृत में अगर हम देखें तो ये श्रमण के रूप में लिखा जाता है, ये पूछा भी गया है सिविल सर्विसेज में एक बार क्वेश्चन ये ऑप्शंस के फॉर्मेट में, तो ध्यान रखिएगा जिन्होंने वर्ल्ड को रिनाउंस कर दिया है वो समन कहलाते हैं या श्रमण कहलाते हैं। अब इस सवाल के बारे में आपको विचार करना है। हमने अशोक के एडवाइस को भी देखा था, वो किस तरीके से अपनी जनता को कुछ एडवाइसेस देते हैं थ्रू द फॉर्म ऑफ टीचिंग्स या थ्रू द फॉर्म्स ऑफ एडिक्ट्स के रूप में भी बहुत सारी बातें लिखी गई हैं अशोक के द्वारा आम जनता के लिए। तो क्या बुद्धा की एडवाइसेस में और अशोक के एडवाइसेस में सिमिलरिटी हैं? अगर सिमिलरिटी हैं तो किन चीज़ों में सिमिलरिटीज़ हैं और डिफरेंसेस हैं? जो सोशल वर्ल्ड है इसे ह्यूमन की क्रिएशन मानी गई है, डिवाइन ओरिजिन का नहीं माना गया है बुद्धा के द्वारा, इसलिए ये एडवाइस करते हैं किंग्स को, गृहपतिज को। अब गृहपति किन्हें कहा जाता है ये आप कमेंट में बताएंगे बिकॉज ये हमने चैप्टर 2 में डिस्कस किया था और सीडीएस में ये पूछा भी गया है कि ये ह्यूमन रहें और एथिकल रहें, यानी जो एथिक्स हैं लाइफ के उन्हें फॉलो की जाए। जो इंडिविजुअल एफर्ट हैं ये एक्सपेक्ट किया गया ताकि सोशल रिलीजन को ट्रांसफॉर्म किया जा सके। बुद्धा ने इंडिविजुअल एजेंसीज पर भी एम्फेसिस दिया और रिलीजियस एक्शन की बात की गई ताकि जो साइकिल ऑफ रीबर्थ है और जो सेल्फ रियलाइजेशन है उन्हें अटेन किया जा सके और साइकिल ऑफ रीबर्थ से बचा जा सके थ्रू द राइटियस एक्शन और अचीव किया जा सके किसे, निब्बान को। निब्बान यानी निर्वाण, अगेन ये संस्कृत टर्म है और ये पाली या प्राकृत भाषा का टर्म है, इस वजह से निब्बन है। और तो निब्बान का मतलब क्या होता है? निब्बान का मतलब होता है एक्सटिंग्विशिंग ऑफ द ईगो एंड डिज़ायर, यानी डिज़ायर का एक्सटिंग्विश हो जाना, ये निब्बन कहलाता है। और इस तरीके से जो साइकिल ऑफ सफरिंग है यानी जो साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ है इससे बचा जा सके। और देखिए बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग उनके लास्ट वर्ड क्या थे? उनके लास्ट वर्ड थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये वर्ड है अप्पो दीपो भवा। आई थिंक उनके जो शिष्य होते हैं ये अंतिम शब्द में पूरी दुनिया के लिए संदेश मांगते हैं जब गौतम बुद्ध से, तो उस टाइम पे इनके अंतिम वर्ड होते हैं अप्पो दीपो भवा, यानी अपना दीप स्वयं बनो। बी लैम्प्स अनटू योर सेल्फ्स एज ऑल ऑफ यू मस्ट वर्क आउट फॉर योर ओन लिबरेशन, यानी खुद के लिबरेशन के लिए तुम्हें खुद काम करना पड़ेगा। अप्पो दीपो भवा वाली बात है। ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज 2013 में पूछा गया है। बुद्धिज़्म के अंदर जो निर्वाण का कॉन्सेप्ट है ये किस चीज़ को डिस्क्राइब करता है? क्या ये डिज़ायर के फ्लेम का बुझ जाना है? क्या ये सेल्फ एनिहिलेशन की, कंप्लीट सेल्फ एनिहिलेशन की बात करता है? या एक ब्लिस और रेस्ट की अवस्था है? या एक मेंटल स्टेज है जो सभी समझ से यानी सभी कॉम्प्रिहेंशन से परे है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इस सवाल का आंसर करेंगे। वैसे क्वेश्चन बहुत ही आसान है, अभी तुरंत ही हमने निर्वाण का अर्थ डिस्कस किया है, निर्वाण जिसे निब्बान भी कहते हैं, राइट। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिए। जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।